अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के सबसे बुजुर्ग खोटे सिक्के की, यानी कि शरद पवार की। शरद पवार आज अपने भतीजे अजीत पवार को खोटा सिक्का बता रहे हैं। वहीं अजीत पवार ये कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन उनकी उम्र 82 साल हो चुकी है और 82 साल के शरद पवार को अब हमें आशीर्वाद देना चाहिए। हर राजनेता को 75 की उम्र में संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का कहना है उम्र केवल एक संख्या है, इसका कोई लेना देना नहीं। अमिताभ बच्चन को देखिए, वे भी 82 साल के हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सबकी सहानुभूति शरद पवार के साथ रहनी चाहिए? क्या अजीत पवार ने उनके साथ गद्दारी की है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है? लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, सन 1977-78 में जाना पड़ेगा। शरद पवार आज अजीत पवार को खोटा सिक्का और गद्दार कह रहे हैं, जबकि खुद शरद पवार बड़े गद्दार रहे हैं, बड़े खोटा सिक्का रहे हैं। उन्होंने दो बार कांग्रेस को धोखा दिया है। पहली बार शरद पवार ने 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत की, दूसरी बार वे सोनिया गांधी के खिलाफ अलग पार्टी बनाकर खड़े हुए। 1978 का वाकया देखते हैं। सबसे पहले 1977 में महाराष्ट्र में कांग्रेस के दो गुट थे, कांग्रेस आई और कांग्रेस यू। शरद पवार कांग्रेस यू के साथ थे। इन दोनों दलों ने 1977 में अलग अलग चुनाव लड़ा। इस चुनाव के बाद कांग्रेस के दोनों गुटों ने मिलकर सरकार बनाई और बसंत दादा पाटिल इसके मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों बाद शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ, याद कीजिए समय का चक्र कैसा सामने आता है, सर्कल पूरा होता है, आप वही देखते हैं जो बुरा आप किसी दिन करते हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के पास भी आज ठीक 40 विधायक हैं। 1978 में शरद पवार ने भी जब कांग्रेस से बगावत की थी तो वे 40 विधायक लेकर ही बाहर हुए थे और इन 40 विधायकों के साथ उन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और वे सबसे कम उम्र के देश के मुख्यमंत्री बने। आज शरद पवार अजीत पवार को सत्ता का भूखा बता रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए 38 साल की एज में शरद पवार यही काम कर चुके हैं, जबकि आज उनकी उम्र 82 साल हो चुकी है। उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी बात, शरद पवार उस समय 40 विधायक लेकर गए थे, आज अजीत पवार के पास भी 40 विधायकों का समर्थन है। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार असल में एक मौका परस्त राजनेता हैं। वे जहां मौका देखते हैं अवसर तलाशते हैं और वहीं पर सत्ता के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में अजीत पवार पर उनका उंगली उठाना कहीं से भी ठीक नहीं लगता। इसके बाद 1999 में शरद पवार सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के खिलाफ मैदान में उतरे। उन्होंने फिर उसी कांग्रेस से बगावत की जिसके साथ वे आगे बढ़े और उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया। यहां भी एक तरह से देखा जाए तो वे उस कांग्रेस के लिए खोटा सिक्का ही साबित हुए। लेकिन इसके पहले और समझिए, 1978 में बगावत करके बसंत दादा पाटिल को हटाकर शरद पवार मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद वे फिर कांग्रेस में लौट आते हैं और 2 बार और मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे शरद पवार की कहानियां आज उनके सामने दोबारा लौट रही है। छगन भुजबल का कहना है कि जब मैं शिवसेना छोड़कर एनसीपी में आया था तब शरद पवार ने क्यों नहीं कहा कि यह गलत बात है, अपनी पार्टी में रहो। जब उन्होंने धनंजय मुंडे को एनसीसी में शामिल कराया, उस समय क्या पंकजा मुंडे और उनके परिवार को दुख नहीं हुआ होगा? आज वे बात कर रहे हैं कि मुझे दुख हुआ है, तो क्या जब उन्होंने बसंत दादा पाटिल की सरकार गिराई थी तब बसंत दादा पाटिल दुखी नहीं हुए थे? इसके बाद शरद पवार ने शिवसेना के साथ भी मिलकर सरकार बनाई, जबकि वे हमेशा इस बात का झंडा बुलंद करते रहे कि शिवसेना एक सांप्रदायिक पार्टी है और उसके साथ हम नहीं खड़े होंगे। ऐसे में शरद पवार का स्टैंड कभी भी समझ में नहीं आता। यह भी कहा जाता है कि बीच में एक बार शरद पवार ने, जो देवेंद्र फडणवीस ने अभी दावा किया है एक इंटरव्यू में, कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ।
अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। ऐसे में शरद पवार किस पार्टी के साथ है और कहां है ये कोई भी नहीं बता सकता। कभी कांग्रेस के साथ, कभी जनता दल के साथ, कभी शिवसेना के साथ और कभी खुद अपने साथ। जो व्यक्ति इतनी पार्टियां बदल सकता है वो अपनी ही पार्टी में कब तक पद पर बने रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 82 साल की उम्र, उनके शब्दों की समझ नहीं आती है, उसके बावजूद उनका पद पर बने रहना एनसीपी के लिए भी ठीक नहीं है। एक बड़ी पुरानी बात कही जाती है कि जैसा करोगे उसे इसी जन्म में देखना पड़ेगा। आपके कर्म आपके लिए दर्पण की तरह होते हैं। आज शरद पवार अपना चेहरा राजनीति के इस दर्पण में देख रहे होंगे तो उन्हें 1978 और 1999 के शरद पवार का वो खोटा से चेहरा दिख रहा होगा जो उन्होंने कभी इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के साथ किया होगा। उन्हें सपने में बसंत दादा पाटिल भी सता रहे होंगे, उन्हें शिवसेना के तोड़ फोड़ करने के लिए बाल ठाकरे भी दिखाई दे रहे होंगे और आज उन्हें समझ में आ रहा होगा कि वे खुद कितने बड़े गद्दार हैं और खोटे सिक्के हैं। जब भी आदमी दूसरे पर उंगली उठाता है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ होती है और आज शरद पवार की तरफ वही 3 उंगलियां हैं कि वे खुद भारतीय राजनीति के खोटे सिक्के हैं। महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम और एनसीपी की इस टूट ने 2 चीजें और साबित की है कि वंशवाद अक्सर बड़ी राजनीतिक पार्टियों को ले डूबता है और दूसरी बात, राजनीति में भी क्या रिटायरमेंट की कुछ उम्र होनी चाहिए, एक राजनेता कितने साल तक सक्रिय रह सकता है, क्या उसे वाकई मार्गदर्शक मंडल में रखना चाहिए, इन सब विषयों पर हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।